नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विश्व जैव ईंधन दिवस की, जैव ईंधन के रूप में उभरते हुए विकल्प की। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में स्थित 2G इथेनॉल प्लांट देश को समर्पित किया। यह प्लांट देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लगातार उठाए जा रहे कदमों में से एक है। इथेनॉल प्लांट से पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। आखिर जैव ईंधन क्या है? विश्व और भारत के लिए जैव ईंधन क्यों जरूरी है? इससे किसानों को, आम आदमी को क्या फायदा होगा? जैव ईंधन का इतिहास क्या है और जैव ईंधन से क्या उम्मीदें हैं? मुद्दा आपका में आज जैव ईंधन पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन जी। विभा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पूर्व सचिव उपेंद्र त्रिपाठी जी से। उपेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और इस पूरे जो जैव ईंधन क्या है इसको समझने के लिए प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। अविनाश अग्रवाल जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT से हैं, कानपुर से हैं। आपका स्वागत है। और शुरुआत विभा जी मैं आपसे करूंगा। अगर जैव ईंधन की हम बात कर रहे हैं, विश्व में जैव ईंधन दिवस मनाया जा रहा है, तो ये क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अभी हम सब लोग समझ चुके हैं कि आज से 4-5 साल पहले तक तो बात होती थी कि हमारे पास पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल कितने साल का और बचा है। तब हम सिर्फ ये करते थे वो खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि उससे किस तरह के इमिशंस हो रहे हैं, क्या हमें वो परमिट करने चाहिए। और ये देखते हुए होता है कि हमको एक तरह से ऐसा फ्यूल लेके आना है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, ऐसा ईंधन चाहिए जो हम अपने आप से जनरेट कर सके। हम उसको अपने इतना टाइम नहीं लगे जितना फॉसिलाइज होने में लगता है। हम सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम बायोमास में कन्वर्ट कर कर वो और उसको हम बायो इथेनॉल या हम जो इथेनॉल वगैरह है उसमें कन्वर्ट करें, ताकि एक तो ये नहीं होगा कि आपको इंपोर्ट करना है। जैसे भारत इतना खर्चा करता है बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद में ये जब हम फॉसिल फ्यूल जब हम ये जलाते हैं तो उससे जो गैस निकलती हैं उससे हम सबकी हेल्थ पे इम्पेक्ट होता है। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए है कि जो ईंधन है हमको ये जैव ईंधन की तरफ ही शिफ्ट होना है अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जी तो इसलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जी बिल्कुल। उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईंधन का जो मुद्दा है आज दुनिया के सामने पर्यावरण की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से बहुत अहम हो चुका है। देखिए, आप जैसे डॉक्टर धवन ने बताया कि अभी हम जो बात ज्यादा कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो एक तो हम बता रहे हैं कि कुछ कुछ और डेकेड में सोलर ही सोलर होगा और या ग्रीन हाइड्रोजन होगा। जब तक ये हुआ नहीं, जब तक हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, जब तक कोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, तब तक हमारा टारगेट यही है कि इसका कॉस्ट कैसे कम किया जाए और दूसरी चीज ये है कि इसका प्रदूषण, जो पोल्यूशन इफेक्ट है, उसको कैसे कम किया जाए। तो अगर उसे देखें तो हम अभी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे बोल रहे हैं, उसका टारगेट्स या इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, एक हम जो बायोफ्यूल यूज करेंगे, जो हम अभी दुनिया भर E85, E80, E10, E20 ये सब जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोल के साथ हम बायोफ्यूल मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो तब क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ जो पोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है। वो एक जी ही बात है, कॉस्ट भी कम होता है, फार्मर्स की इनकम ज्यादा होता है। और अगर भारत के तौर पर हम देखेंगे तो हमारा जो स्वच्छ भारत है वो भी प्रमोशन होता है, क्योंकि अभी इसी प्रोजेक्ट की देखिए जो स्टबल बर्निंग होता है, जिसका इम्पैक्ट हिमालय में होता है और आर्कटिक पे होता है, वो कम होगा। और हमारा जो मेक इन इंडिया है, जो हम 2G टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं, जिसका भाव इंडिया में होगा, ये भी इम्पैक्ट होगा।
सिर्फ स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया की नहीं है। हम जो ये भी सोच रहे हैं कि भारत क्लाइमेट लीडरशिप करे दुनिया में, जो जिसके लिए वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने बनाया, CDRA ने बनाया, उसी दिशा में ये भी दिखा जाए कि जो ब्राजील, USA, वो जितने तक यूज कर रहे हैं वो बायोफ्यूल, हम भी उसी तक जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया कि 2025 तक हम दुनिया में 3rd पोजीशन ले सकते हैं। जी वो जो 3rd पोजीशन लोगे उसका काफी इम्पैक्ट होगा, फार्मर्स की इनकम ज्यादा होगी, प्रदूषण कम होगा, दुनिया में हमारा 3rd पोजीशन की वो हमारा लीडरशिप आएगी। और आमतौर पर अभी जो पानीपत की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जी वहाँ हर मेट्रिक टन में 150 लीटर्स हमारा इथाइल अल्कोहल निकलेगा। तो उसी तौर पर हम कैलकुलेट कर पाएंगे इंडिया को कितना बेनिफिट मिलेगा। अब पेट्रोल देखिए, हम जो 80% इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी कम होगा। जी एथेनॉल के संदर्भ में तो मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का। लेकिन प्रोफेसर अविनाश जी, अगर मैं ये जानना चाहूं आपसे कि जैव ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन क्यों माना जा रहा है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैव ईंधन का सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब हम उसको जलाते हैं, जी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होती है, नेक्स्ट साइकिल ऑफ क्रॉप्स में वो वापस से आ जाती है। यानी कि उसका जो कार्बन साइकिल टाइम है वो 1 या 2 साल का होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें जो फॉसिल फ्यूल्स, हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उसको वापस से अर्थ में जाने में सेवरल 100 मिलियन ईयर्स, करोड़ों साल उसके लग जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी हम फ्यूल जलाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ती रहती है, उससे फिर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है और उससे जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होते हैं और उसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जी जो कि हम देख रहे हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, स्नोफॉल्स, कहीं पर ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल राइजिंग, ये सारा जो है फ्यूल बर्निंग की वजह से। जब हम अपने फ्यूल को बायोफ्यूल्स में चेंज कर देते हैं तो हम वो CO2 नहीं बढ़ा रहे हैं और उससे जो है ये सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत रियल है और क्लाइमेट चेंज के लिए हमें अपने फ्यूल्स को चेंज करने की जरूरत है। जी लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये भी जरूरी है कि देखिए, हम 90% फ्यूल अपना आज की तारीख में इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमारी सारी फॉरेन एक्सचेंज हमारी बाहर जा रही है। और अगर इस देश को विकसित देश बनना है तो एटलीस्ट एनर्जी के क्षेत्र में हमारे को अपने लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे और लोकली अपने फ्यूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी उसके लिए इथेनॉल एक बहुत बड़ा सोर्स है, जैसा त्रिपाठी जी ने और मैडम विभा जी ने भी बताया है। इथेनॉल एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन उसके अलावा मीथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल्स भी आ रहे हैं, जिस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी IIT कानपुर और टेरी और मिथेनॉल इंस्टीट्यूट के बीच में भी एक MOU हुआ है कि हम मिथेनॉल की दिशा में जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसकी कीमत भी जो है पेट्रोल से लगभग आधी से भी कम हो। तो फ्यूल्स को हमें इस तरीके से आगे बढ़ाना है, बायोफ्यूल्स को, जी कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो लेकिन साथ में इकोनॉमिकल भी हो। क्योंकि देखिए, सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन जनता तभी खरीदेगी उसको जब उसको इकोनॉमिक तौर पर मिलेगा। कोई भी ज्यादा पैसा नहीं देना चाहता है। तो बायोफ्यूल्स टेक्नोलॉजी में हमें इस तरीके से विकसित करनी है कि उसका जो दाम है वो कन्वेंशनल फ्यूल्स के मुकाबले में अच्छा हो, कम हो और साथ में वो पोल्यूशन भी कम करे। जी बिल्कुल। इसीलिए माना जा रहा है कि एथेनॉल जो है उसको अगर पेट्रोल के साथ या विकल्प के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी, पर्यावरण के लिए भी ये पहल अच्छी रहेगी। लेकिन डॉक्टर विभा, क्या कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी? क्योंकि ये जो कार्बन उत्सर्जन का मुद्दा है, ये देश और दुनिया के लिए, सबके लिए चुनौती बना हुआ है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अगर हम कार्बन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कहते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की किस तरह से वो बढ़ रहा है, और अगर हम नंबर ऑफ व्हीकल्स सड़क पर देखते हैं तो उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, आगे भी बढ़ेगी। तो ये देखते हुए है, जैसे अभी
अविनाश साहब ने बताया कि अगर हम जैव की तरफ जाते हैं, जैव इज बायोलॉजिकल, तो जो भी पौधा है, हमको पता है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो वो एक तरह से जो पौधा बायोमास प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इट इज बेसिकली पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाती है, जिससे लिग्निन और सारे तरह के और चीजें बनती हैं। जी, कर क्या रहे हैं एक तरह से, ये जो बायोमास है, जैसा कि बताया कि हम पराली जलाते हैं, हमारी पहले पूरी की पूरी कंसंट्रेशन थी कि हम ग्रेन की तरफ शिफ्ट करें बायोमास। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं सालों में कि अगर हमारा एग्रो रेजिड्यू कम पड़ जाता है तो हम वो भी वैरायटीज देख सकते हैं जहाँ ओवरऑल बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। हम और चीजों की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि एलगी, उसकी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एलगी से है वो इतनी 3-4 गुना ज्यादा होती है किसी भी पौधे की अपेक्षा में। और उससे जब हम बायोफ्यूल निकालते हैं तो उसके बाद जो बाकी भी बायोमास बचा हुआ है उसके भी बहुत सारे और यूजेस हैं। उसको हम कैटल फीड यूज कर सकते हैं। और हमने अभी जो पूरी रिसर्च हो रही है कि जितना भी इसमें ग्लूकोज है, जितनी भी इसमें शुगर है, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा बने। जी, तो देखिए, एक तरफ तो आप पौधा उगाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद जब वो जलाते हैं हम उसको ईंधन की तरह, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बजाय की पेट्रोलियम के बहुत कम होती है। तो आप दो तरह से जीत रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं और दूसरा एमिशन कम कर रहे हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज। और हम आज एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे हम फूड सिक्योरिटी की पहले बात करते थे कि हर देश को फूड सफिशिएंट होना चाहिए। अभी जो हमारी जियो पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें है कि आने वाले सालों में हर देश को अपनी ऊर्जा भी खुद ही जनरेट करनी है, ना कि सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए। लेकिन देखते हुए अभी क्या होता है, पेट्रोल आता है तो वो भी टैंकर्स पे आता है, तो उसमें आप और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जी, कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ सालों में हम डिसेंट्रलाइज वे में रूरल पार्ट्स में भी इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे उनकी जरूरतें मीट करने के लिए। और रादर ये एक तरह से इट विल बी इंजन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम रूरल इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि उनको एनर्जी सफिशिएंट करना। तो जी, काफी रिसर्च हो रही है और बहुत जी, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और मेरे ख्याल इसी बिकॉज ये जो प्रोत्साहन है जो R&D सेक्टर को दिया गया है और जो हमको रिजल्ट मिल रहे हैं उसके बेसिस पे ही प्रधानमंत्री जी ने पहले का जो टारगेट 2030 का था उसको 25-26 में करेंगे, अब 23 तक कर सकते हैं। तो वो सब दिखाता है, एक तरह मार्गदर्शन भी दिखाता है और हमारा प्रिपेयर्डनेस भी दिखाता है कि हम ठीक डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं। जी, बिल्कुल। उपेंद्र त्रिपाठी जी, हरियाणा के पानीपत में जो 2G इथेनॉल प्लांट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्र को समर्पित किया है, उससे क्या फायदा होगा? खास तौर से अगर मैं पराली की बात करूं, पराली के चलते देश का जो पर्यावरण है और खास तौर से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जिस तरह से वायु प्रदूषण होता है वो एक अपने में बड़ा मुद्दा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस इथेनॉल प्लांट से क्या फायदे होने वाले हैं? ये काफी बड़ी चीज है कि आज प्राइम मिनिस्टर इसको डेडिकेट कर रहे हैं और जी, वो भी हमारे जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे में। अगर मैं एक उदाहरण दूंगा तो इसमें तो 900 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ है और उससे वजह से पर ईयर एनुअली 300,000 मेट्रिक टन ऑफ CO2 कम होगा। 300,000 मेट्रिक टन। और एक हम बताएंगे तो ये इट इज इक्वल टू 63,000 कार्स। अगर हम 63,000 कार्स रोड से निकाल देंगे, जितना CO2 कम होगा, जी, इसी प्लांट के वजह उतना CO2 हमारा कम होगा। और ये पोल्यूशन सिर्फ कम होगा नहीं, वो फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा। तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि एक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरी एक एनवायरमेंटल एक्टिविटी है, एक विन विन सिचुएशन है। और हम जो बता रहे थे, हम 4 साल गुड़गांव में थे तो हमें बताया था पंजाब से ये स्टबल बर्न करने से सब स्मोक दिल्ली में घुस आया था। वो शायद कम होगा, बट ये तो पहला है और ऐसे काफी प्लांट्स आएंगे क्योंकि ये तो काफी सालों से चल रहा है कि इसको कुछ करना है। जी, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं
अगर आप चैलेंजेस बाद में लेंगे तो ठीक है, नहीं एक तो चैलेंजेस है कि इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए, और इसलिए ग्लोबल जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसी को भी इसी दिशा में भेजना चाहिए, इसमें डायरेक्शन देना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर अगर आएंगे तो उनको ग्लोबल फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक हो या आईएफसी हो, वहाँ जी उनसे मिलना चाहिए। और दूसरा बड़े चैलेंज जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ग्लासगो ने बताया था, सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस का ट्रैकिंग नहीं है, दूसरी टेक्नोलॉजी की भी सवाल है। ये जो 1G हम बता रहे हैं बायोफ्यूल, 2G बायोफ्यूल, 3G बायोफ्यूल, 4G बायोफ्यूल, वो जैसे हम ऑप्शन चलता है, इसमें टेक्नोलॉजी का स्टेबिलिटी जो हम बता रहे हैं वो भी काफी सेंसिटिव चीज है, क्योंकि 2G का टेक्नोलॉजी और 3G का टेक्नोलॉजी उसी भी इंटरनेशनल सप्लाई होना चाहिए। काफी जी देशों में ये काफी अच्छे टेक्नोलॉजीज हैं, वो भारत को कैसे लाना होगा वो भी हमें सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अविनाश जी, अगर फसल अवशेष प्रबंधन की मैं बात करूं, क्योंकि पराली जैसी जो समस्या है, अगर कृषि क्षेत्र की बात करूं तो ऐसी जो फसल होती हैं उनके जो अवशेष होते हैं उसके प्रबंधन का एक मुद्दा भी आता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें काफी सारी चैलेंजेस हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी चैलेंज है कि खेतों में जो पराली पैदा होती है वो काफी डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होती है, और किसानों को सबसे पहले तो आसान सबसे यही होता है कि उसमें आग लगा दें, और उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले तो इसको फाइनेंशियली अट्रैक्टिव उन लोगों के लिए बनाना होगा, ताकि वो उनके लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हो कि वो इकट्ठा करके आपके कहीं अमूल मॉडल कुछ डेवलप करना होगा, वहां लेकर के जाएं, और फिर वो फाइनली प्लांट तक पहुंचे। जब वो पहुंचेगी उसके बाद ये जो 2G इथेनॉल प्लांट है, ये 2G का मतलब है कि इसमें सेलुलोसिक बायोमास को तोड़ करके और इससे इथेनॉल प्रोडक्शन हो रही है। ये नई टेक्नोलॉजी है और काफी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है, और इससे मुझे लगता है कि जिस तरीके से बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है देश में, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा इससे, और इससे मुझे लगता है कि काफी लार्ज स्केल इथेनॉल प्रोडक्शन में फायदा होगा। तो इसको हमें फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनाना होगा, हमें अपनी सप्लाई लाइंस देखनी होंगी कि फार्मर्स के लिए उसको इंसेंटिव जो है उसको रहे, और इसके बाद जो है हमारे पास काफी सारे प्लांट्स होने चाहिए। 2 लाख टन पर ईयर का कैपेसिटी का ये प्लांट है, और मुझे लगता है 2 लाख टन शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रॉब्लम नेशन वाइड देखी जाए तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होने वाला है कि जो बायोमास हम एनीवे जला रहे हैं, इनएफिशिएंटली जला रहे हैं, उससे तमाम दुनिया भर का पोल्यूशन हो रहा है, CO2 भी बन रही है और सारी चीजें हो रही हैं। तो अब उसकी जगह पर हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर पाएंगे, उसको हम ठीक से यूज कर पाएंगे, और उससे जो जलाने से जो पोल्यूशन होता है वो भी नहीं होगा, और जो CO2 का जो पोल्यूशन होता है वो भी काफी कम होगा, आप उसको यूज भी कर सकते हैं। जी तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर देखा जाए तो ये इस देश के लिए काफी अच्छा होगा। जी विभा जी, आप कैसे देखती हैं जैव ईंधन के इस्तेमाल से जो फायदे हो सकते हैं वो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? अगर मैं बात किसान की करूं, आम आदमी की करूं, पर्यावरण की बात करूं, क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, अगर हम जैव ईंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो है, जैसा अभी अविनाश जी ने भी बताया, कि हम ये कलेक्ट कैसे करें, ये जो सब बचा हुआ है एग्रीकल्चर रेसिड्यू। तो यहाँ पे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत बड़े तरीके से आएगी, क्योंकि हमको मैकेनाइज वे में कलेक्ट करना है। तो जो हम कहते हैं कस्टमाइज मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर, वो शुरू होगी और लोग जाके काटेंगे और उनको बेल करके रखेंगे। दूसरा एंटरप्रेन्योर आता है जो इसको, जो लिग्निन को सेलुलोज में ब्रेक करने के लिए एंजाइम बनाएगा, और एंजाइम यूटिलाइज करके इसको सेलुलोज में कन्वर्ट करेगा और उससे इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। तो जो हम ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं वो इतनी ज्यादा क्रिएट होंगी, और ये सारा काम जो है वो रूरल इंडिया में होने वाला है, हमारे गांव में होने वाला है। तो हमारे जो गांव के यूथ है, तो उन लोगों को वहां पे वैसी नौकरियां मिलेंगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम बायोमास प्रोडक्शन की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाएंगे। जब वो बढ़ेगी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स से ही जो कुछ भी एमिट हो रहा है वो पौधा कन्वर्ट कर रहा है बायोमास में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आज एक तरह से सबको परेशान किए हुए है, वो पौधे के बनने में इस्तेमाल होगा। तो पहले तो हमारा पर्यावरण साफ होगा,
उसके बाद लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उसके बाद ये, क्योंकि ये सारा ईंधन हम डिसेंट्रलाइज वे में भी बना रहे हैं, वो लोकल्स को अवेलेबल रहेगा। तो चाहे हम उसका इस्तेमाल ट्रैक्टर में करें, चाहे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में करें, तो ये सारा होते हुए जैसे हम बात करते हैं कि भारत का विकास गांव पर निर्भर करता है, तो हम गांव के विकास की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग शहर में जो लोग रहते हैं या हम देश की बात करते हैं, तो जो हमारा इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज आज पेट्रोल खरीदने के लिए जा रहा है, वो सारा बचेगा। तो वो भी तो सब हमारी इकोनॉमी में ऐड होगा। तो एक तरह से ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसमें इतना कुछ किया जा सकता है। बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, थोड़ी और हमको इसको पुश करना है। रिसर्च से पायलट, पायलट से कमर्शियलाइजेशन, तो ये सब जब हम कर लेंगे तो दिस इज विन विन। परहैप्स जैसे हम कह सकते हैं कि भारत का हर नागरिक को इसका फायदा होने। जी जी बिल्कुल। 2G एथेनॉल प्लांट से कई सारे फायदे होने वाले हैं। जाहिर तौर पे सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण की दृष्टि से है। लेकिन उपेंद्र जी, जो फसल अवशेष प्रबंधन का मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम खेती किसानी की बात करते हैं तो फसल अवशेष प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आता है, जिसपे आमतौर पे चर्चा कम होती है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मैं तो ये जो पानीपत में जो प्लांट आज डेडिकेट कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये एक ऐसे एक एग्जाम्पल है जो लोकल बेनिफिट्स तो काफी पता चला। एक तो अभी हम जो बता रहे हैं, जो स्टबल की बात कर रहे हैं, तो ये तो सीजनल है। बट इनका जो 2 लाख टन चाहिए वो तो वहाँ स्टोरेज होगा, क्योंकि जब सीजन खत्म हो जाएगा तभी भी प्लांट को उनको फीड स्टॉक चाहिए। तो ये जो सेकेंड मतलब जो स्टोरेज का काफी वहाँ एक्टिविटीज होगा अभी। और ये जो टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है वो टेक्नोलॉजी भी काफी पॉपुलर होगा, और उसको स्टेबिलिटी जो हम बता रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी आएगा। बट वो भी छोड़ के लोकल हेल्थ बेनिफिट काफी होगा, क्योंकि जो बॉर्निंग से जितना क्षतिकारक हेल्थ ये था वो बेनिफिट होगा। और हम जो बता रहे हैं वेस्ट टू वेल्थ, जो हम देश की कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये पहली एग्जाम्पल है जो स्टेबल जो वेस्ट होता है जो बर्न करते हैं उससे हम वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो काफी तरफ से, जैसे डॉक्टर धवन ने बताया या प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा और एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे। उसके साथ वो टेक्नोलॉजिकल जो स्प्रेड हम बोलते हैं, वो पानीपत का जो प्लांट है ये एक ऐसे एग्जाम्पल होगा जहां काफी ऑयल सेक्टर या दूसरे इंडस्ट्री देख के शायद डुप्लीकेट कर सकते हैं या रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हम जो स्केल और स्केल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, इसी में हम लोकल इंडस्ट्री में स्किल भी नए स्किल सेट्स आएंगे। लोकल एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो नए स्किल सेट होंगे, क्योंकि ऐसे प्लांट ज्यादा नहीं है, पहली बार हम वो कर रहे हैं। जी। तो इसी तरह देखा जाए तो काफी नई चीज हो रहा है, जो हम बता रहे हैं परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो जी कई इंडस्ट्री होता है जो परफॉर्म करते हैं, जो रिफॉर्म करते हैं, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्री है जो आज डेडिकेट हुआ। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जी वो वेस्ट टू बिल्कुल। वेल्थ बताया जाए, हेल्थ बेनिफिट बताया जाए, या इंपोर्ट कंजर्वेशन बताया जाए, काफी दृष्टियों से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जी। जाहिर तौर पे भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का संकल्प लिया है, और यह कहा जा सकता है कि जो एथेनॉल प्लांट आज राष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है, वो इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि जैव ईंधन के इस्तेमाल से कई फायदे हो सकते हैं। कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी, पर्यावरण में सुधार होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंचाई जा सकेगी, आर्थिक विस्तार की वजह से परिवहन ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। ये फायदे होने वाले हैं जैव ईंधन से, जो उभरता हुआ एक विकल्प है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।